नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है जीएसटी क्लासेस में। आज हमारी जीएसटी क्लास का टॉपिक है जॉब वर्कर। तो आज हम उसकी शुरुआत करते हैं जॉब वर्कर की। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सीए विक्रम टूंगिया जरूर लाइक कीजिए, वीडियोस को व्यूज अच्छे दीजिए। और ये मेरा मेल आईडी है और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जॉब वर्कर। व्हाट इज जॉब वर्कर? जॉब वर्कर की डेफिनेशन हमारे जीएसटी एक्ट में दी गई है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस by person on goods belonging to another person, another registered person means आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपने गुड्स पे कुछ प्रोसेस करने के लिए, कोई ट्रीटमेंट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को देता है और दूसरा पर्सन उस पे ट्रीटमेंट या प्रोसेस करके वापस उस रजिस्टर्ड पर्सन को वो लौटा देता है। दैट इज कॉल्ड जॉब वर्कर। एक इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में प्रिंसिपल वर्ड यूज करेंगे, जिसको हम एक समझ सकते हैं, दैट इज ऑनर ऑफ द गुड्स। ही इज द ऑनर ऑफ द गुड्स। ये कुछ भी प्रोसेस या ट्रीटमेंट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को माल बेचता है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे जॉब वर्कर। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार पर पॉलिश करने के लिए या डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को देती है। दूसरा पर्सन में जॉब वर्कर को देती है, वो पर्सन उस पर डेंटिंग पेंटिंग और कलर करके वापस इसको लौटा देता है। दैट वर्क इज कॉल्ड जॉब वर्कर। जॉब वर्क। एक और समझते हैं। सपोज आपका कोई गुड्स है, उस पर आप पेकिंग नहीं कर पा रहे, आपके पास पैकेजिंग मशीन नहीं है उसकी, तो आप वो गुड्स बनाकर उस पर्सन को देते हैं, वो पर्सन उसको पैकिंग करके आपको वापस लौटा देता है। This activity is called job worker activity and his person is called job worker. स्टार्ट करें। अब जॉब वर्कर की प्रोसीजर क्या होती है, इसमें कैसे गुड्स भेजा जाएगा, वो अपन समझते हैं। इसको देखिए, हमने 2 से 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम एक प्रोसेस समझते हैं, गुड्स सेंड कैसे करा जाएगा। यहां पर एक चीज समझते हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है, वो जॉब वर्कर के पास गुड्स भेज सकता है। 2 तरह के गुड्स भेज सकता है। एक गुड्स का नाम है इनपुट और दूसरे गुड्स का नाम है कैपिटल गुड्स। प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास 2 तरह के गुड्स भेज सकता है, इनपुट भी भेज सकता है और कैपिटल गुड्स भी भेज सकता है। इसी तरह से प्रिंसिपल किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, किसी दूसरे सप्लायर को, कि वो इसके बिहाफ पर डायरेक्ट जॉब वर्कर को माल भेज दे। वो भी जॉब वर्कर को 2 तरह के गुड्स भेज सकते हैं, इनपुट्स भेज सकते हैं और कैपिटल गुड्स भेज सकते हैं। यहां पर सबसे मेन हमारे लिए जो क्वेश्चन ऑफ पॉइंट रहेगा, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए, ध्यान रखिए, प्रिंसिपल डायरेक्टली जॉब वर्कर को इनपुट भेज सकता है, कैपिटल गुड्स भेज सकता है। प्रिंसिपल किसी दूसरे सप्लायर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वो जॉब वर्कर को इनपुट और कैपिटल गुड्स भेज दे। देखिए, समझते हैं। सपोज एक प्रिंसिपल है, वो एमपी में बिलोंग करता है, उसका जॉब वर्कर जो है वो यूपी को बिलोंग करता है। सपोज प्रिंसिपल को सप्लायर से मींस यूपी के किसी पर्सन से माल खरीदना है और उसे सेम जॉब वर्कर को, यूपी वाले जॉब वर्कर को देना है, तो प्रिंसिपल डेफिनेटली इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप मेरा माल जो है वो जॉब वर्कर के पास भेज दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि आपका डिस्टेंस कम है, किराया बचेगा, फ्रेट बचेगा, यहां पर लाने की जरूरत नहीं है। सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर को माल भेज सकता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल वाली कहलाएगी। मींस आप एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एमपी में रजिस्टर्ड पर्सन ने यूपी के डीलर को एक इंस्ट्रक्शन दी कि वे यूपी के जॉब वर्कर को माल भेज दें। देखा जाए तो यूपी वाले ने माल यूपी वाले को भेजा है, विद इन स्टेट भेजा है, दैट इज इंट्रा स्टेट, उसको चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी करना चाहिए। बट आप ध्यान रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल वाली कहलाएगी। तो प्रिंसिपल कहां बैठा है? एमपी में। सप्लायर कहां बैठा है? यूपी में। देन ही विल चार्ज आईजीएसटी ऑन बिल। ये ध्यान रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। अब समझते हैं, प्रिंसिपल और सप्लायर दोनों व्यक्ति जॉब वर्कर को माल भेज सकते हैं। अब ये अपनी बात की प्लेस ऑफ सप्लाई की। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई की। किस टाइम पर वो सप्लाई माना जाएगा? किस टाइम पर? यदि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को माल भेजा है, जिस दिन प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को माल भेजा है, उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। और सप्लायर ने, प्रिंसिपल के कहने पर सप्लायर ने जॉब वर्कर को माल भेजा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन को मानेंगे जिस दिन जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हुआ है।
एग्जांपल समझते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सोचने का, फाइट करने का, आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सपोज एक एग्जांपल समझते हैं, 2 एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। प्रिंसिपल ने 1 अप्रैल को 2020 को जॉब वर्कर को माल भेजा, जॉब वर्कर को वाला माल 5 अप्रैल 2020 को रिसीव हुआ। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 1 अप्रैल 2020 माना जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन है P2JW का है, मतलब प्रिंसिपल से जॉब वर्कर का है। अब दूसरे केस में यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 1 अप्रैल 2020। यदि सप्लायर ने जॉब वर्कर को माल भेजा, सेम एग्जांपल समझते हैं, सप्लायर ने 1 अप्रैल को जॉब वर्कर को माल भेजा, जॉब वर्कर को 5 अप्रैल को माल रिसीव हुआ, तो जॉब वर्कर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 5 अप्रैल मानी जाएगी। मतलब यहां पर अभी ये टाइम की इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जाके इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसी से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएंगे, तो आपको इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल जिस दिन भेजता है उसी दिन है, यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई जॉब वर्कर को जिस दिन रिसीव होता है उसी दिन है। तो हम सबसे बात करें, प्रिंसिपल भी जॉब वर्कर को माल भेज सकता है, सप्लायर जॉब वर्कर को माल भेज सकता है। प्रिंसिपल जिस दिन माल भेजेगा उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, सप्लायर जिस दिन माल भेजेगा उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, जिस दिन जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव होएगा उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब आगे समझें। अब सिंपल सी बात है, गुड्स जॉब वर्कर के पास आ चुका है, इनपुट भी आ चुका है, कैपिटल गुड्स भी आ चुका है। इनपुट जॉब वर्कर 1 ईयर तक अपने पास रख सकता है, मींस उस इनपुट का यूज वो 1 साल तक कर सकता है। 1 साल के बाद अंदर अंदर उसे वापस से वाला माल प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस गुड्स का ऑनर नहीं है। सेम कैपिटल गुड्स को वो अपने पास 3 इयर्स तक रख सकता है, मतलब 1 ईयर का यहाँ ऑप्शन है या 3 ईयर का ऑप्शन है। कैपिटल गुड्स यदि जॉब वर्कर के पास आया है तो उसे 3 साल के अंदर किसी भी कंडीशन में उसे वापस से प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन भी आया था, बीच में चेंज आया था, लोगों के ऑब्जेक्शन उठे थे, तो यहाँ पर ये बोला गया है इस इनपुट के पीरियड को वो 1 साल और बढ़ा सकते हैं, बट परमिशन प्रायर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम कमिश्नर। यदि आपको लगता है कि इनपुट पर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कमिश्नर को रिक्वेस्ट करोगे, कमिश्नर इस रिक्वेस्ट को यदि एलिजिबल समझता है तो इस इनपुट की अवधि को 1 साल तक और बढ़ा सकता है। मतलब यहाँ पे 1+1 मतलब इस यहाँ पर आप मान तो 2 साल तक रख सकते हो, बट यहाँ पर आपको उसकी परमिशन लेना पड़ेगी। सेकंड थिंग, कैपिटल गुड्स में भी ऐसा क्वेश्चन उठा था कि ये भी यदि वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो आपको कमिश्नर से परमिशन लेकर आप इसको 2 ईयर और बढ़ा सकते हो, मतलब इस गुड्स को आप यहाँ पर 5 ईयर तक रख सकते हो। मतलब इनपुट पर परमिशन 1+1 की स्कीम चलती है, कैपिटल गुड्स पे 3+2 की स्कीम चलती है। मींस इनपुट आपको 1 साल के अंदर लौटाना पड़ेगा, कमिश्नर से परमिशन लेके आप 1 साल उसको और एक्सटेंड कर सकते हो। कैपिटल गुड्स आपको 3 इयर्स में लौटाना पड़ेगा, बट कमिश्नर से परमिशन लेकर उसको 2 ईयर और एक्सटेंड कर सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई आप ध्यान रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा प्रिंसिपल की लिखी जाएगी ना कि जॉब वर्कर की। टाइम ऑफ सप्लाई 2 डिस्टिंक्ट सिचुएशन है, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर है, जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन वाली टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई टू जॉब वर्कर है, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि ये चीज यहां आपको कंफ्यूज करेगी, जिस दिन गुड्स लौटाना होगा उस दिन कंफ्यूज करेगी, क्योंकि आपकी टाइम लिमिट यहां से शुरू होगी, इस कंडीशन में आपके 1 साल यहां से शुरू होगा, इस कंडीशन में आपका 1 साल यहां से शुरू होगा। इस कंडीशन में कैपिटल गुड्स पे 3 साल आपके यहां से शुरू होंगे, इस कंडीशन में कैपिटल गुड्स के 3 इयर्स आपके यहां से स्टार्ट होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये हमने कंडीशन पढ़ी पूरी गुड्स सेल की। अब देखिए, अब उसके बाद गुड्स आ चुका है जॉब वर्कर के पास। अब वो देखिए फ्रेंड्स, हमने समझा कि जॉब वर्कर के पास गुड्स आ चुका है। अब आने के बाद डेफिनेटली जॉब वर्कर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको बनाएगा, उसके ऊपर जो भी उसकी प्रोसेसिंग वाले लाइक पेंटिंग करना है, पैकिंग करना है, लेबलिंग करना है, वो उसे करेगा। उसे करने के बाद अपन ने देखा कि उसको लौटाना, अब उसे उस गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न 2 कंडीशन में हो सकते, 2 तरीके यहां हो सकते हैं। एक रिटर्न सिंपल वो प्रिंसिपल को कर दे, एक रिटर्न डायरेक्टली सिंपल बात है, उसके बाद प्रिंसिपल से माल आया था वापस प्रिंसिपल को लौटा दे वर्किंग करने के बाद। दूसरी कंडीशन, वो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पर उस गुड्स को सेल कर दे, जॉब वर्क प्रीमाइसेस से ही सेल कर दे। देखो गुड्स उसका बन चुका है, जॉब वर्कर के पास माल आ गया, हमने वो प्रोसेस पूरी समझ ली, टाइम पीरियड देख लिया, उसके बाद उसने उस माल को प्रोसेस करा, तो प्रोसेस करने के बाद वो गुड्स को रिटर्न करेगा। रिटर्न डायरेक्टली वो प्रिंसिपल को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
वो वहां से डायरेक्ट सेल कर सकता है, लेकिन सेल करने के लिए लॉजिक समझेंगे तो यहाँ पे उसकी ऑनरशिप नहीं है, डेफिनेटली उसको प्रिंसिपल उसको परमिशन देगा, उसी कंडीशन में वो वहां से माल सेल कर सकता है। अब सेल करेगा तो सेल के लिए दो कंडीशन, सेल की कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, यदि वो सेल करता है और जॉब वर्कर यदि रजिस्टर्ड है तो वो कर सकता है। सपोज जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो प्रिंसिपल को अपनी रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जॉब वर्कर के प्लेस को ऐड करवाना पड़ेगा, जिसको हम कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड में हमारे एक दूसरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसको ऐड कैसे करवाएंगे। गुड्स रिटर्न करना है, पहली कंडीशन प्रिंसिपल को कर दिया जाए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माल का मालिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को गुड्स रिटर्न कर दो, रिटर्न मतलब बनाकर वापस लौटा दो। दूसरी कंडीशन प्रिंसिपल बोल दे कि आप वहीं से उसे सेल कर दो, तो जॉब वर्कर उसे सेल कर सकता है। सेल करने के लिए जॉब वर्कर यदि रजिस्टर्ड है तो इजीली सेल कर सकता है, क्योंकि वो प्लेस वो होगी, बट यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो जॉब वर्कर के प्लेस को प्रिंसिपल को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एडिशनल प्लेस के रूप में ऐड करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो वहां से गुड सेल हो सकता है। अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वापस से बोल रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल वाली की रहेगी, जो मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बोल चुका था। फिर अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज जॉब जो प्रिंसिपल है वो एमपी स्टेट का है, जॉब वर्कर जो है वो यूपी स्टेट का है। प्रिंसिपल जॉब वर्कर को बोलता है कि तू मेरे एक सेलर को, एक यूपी वाले सेलर मतलब बायर को ही माल भेज दे, तो यहां पर देखा जाए तो माल यूपी से यूपी जा रहा है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल वाली कहलाएगी, मींस माल माना जाएगा कि एमपी से यूपी पे गया, यहाँ पे गुड्स पे बिल पे आईजीएसटी चार्ज होगा। ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अब यहाँ पे सेल में भी आप दो बातें देख सकते हैं। सेल यदि इंडिया में हो रहा है तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, सारी रिस्पॉन्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब सेलर प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा। और यदि एक्सपोर्ट हो रहा है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप इंडिया के बाहर भी माल आप यहां से जॉब वर्कर की प्लेस से बेच सकते हो। अब देखिए, अब अगली कंडीशन, सपोज इसके बाद हम आगे समझें। सपोज जॉब वर्कर, ये सिंपल केस था कि जॉब वर्कर के पास माल आया, उसने बनाया और उसने माल को बनाकर वापस से रिटर्न कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जॉब वर्कर यदि माल रिटर्न नहीं करेगा तो क्या होगा। सपोज फिक्स टाइम पीरियड जो इनपुट के लिए 1+1 का टाइम पीरियड था और कैपिटल गुड्स के लिए 3+2 का टाइम पीरियड था, उस कंडीशन में भी जॉब वर्कर माल रिटर्न नहीं कर पाया प्रिंसिपल को, तो उस बेसिक डे से उसे सेल माना जाएगा जिस दिन प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को माल भेजा था, और उसी दिन से प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा और 18% साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं फ्रेंड्स। सपोज 1 अप्रैल 2019 को एक इनपुट था, वो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा, इनपुट पे टाइम लिमिट 1 ईयर की है। जॉब वर्कर ने 31 मार्च 2020 तक उस माल को नहीं लुटाया, और फ्रेंड्स अपन यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं कि उसने कमिश्नर से इसके लिए परमिशन भी नहीं ली, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड 1 ईयर का ही। यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 को इनपुट भेजा, 31 मार्च 2020 तक उसने इनपुट नहीं लौटाया, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि ये गुड्स 1 अप्रैल 2019 को ही बिक चुका था, और 1 अप्रैल 2019 को ही इस पर यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, साथ में पूरे साल भर का 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, 18% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉन्ट्रोवर्शन कराया लॉ का। देखें, अब कुछ अलग प्रोविजन समझते हैं, जो छोटे छोटे से प्रोविजन है जॉब वर्कर के केस में आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला प्रोविजन, प्रिंसिपल जब भी जॉब वर्क को माल भेजेगा ई वे बिल कंपलसरी है। यहां पर 50,000 की लिमिट नहीं चलेगी, स्टेट वाली लिमिट नहीं चलेगी, विद इन सिटी वाली, विद इन 50 किलोमीटर वाली लिमिट नहीं चलेगी। ई वे बिल कंपलसरी मींस कंपलसरी। यदि कोई प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर, भले पड़ोस में दुकान है, उसको भी माल भेज रहा है तो उसे ई वे बिल के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, गुड्स भेजने के साथ 3 चालान की कॉपी भेजनी पड़ेगी। गुड्स चालान के थ्रू सेल होएगा, क्योंकि यहाँ टैक्स का पेमेंट तो होता नहीं है। चलिए उसके बाद कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल जॉब वर्कर को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स ट्रांसफर करेगा, मतलब प्रिंसिपल यदि जॉब वर्कर को माल भेजता है तो प्रिंसिपल को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
फिर प्रिंसिपल जो जॉब वर्कर को माल भेजता है उस पर वो आईटीसी भी ले सकता है। सिंपल सी बात है, माल प्रिंसिपल ने खरीदा है, आईटीसी भी कौन लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्रिंसिपल को मिलेगी। चौथी बात, यहां पे जो गुड्स भेजा जाएगा वो 3 चालान की कॉपी में भेजा जाएगा। एक चालान प्रिंसिपल के पास रहेगा, एक 2 चालान वो जॉब वर्कर को भेजेगा। इस 2 में से एक चालान जब जॉब वर्कर वापस से प्रिंसिपल को माल भेजेगा तो एक चालान वापस से उसको देना पड़ेगा। और इसके लिए आप जो भी चालान के थ्रू माल भेजोगे इसकी जानकारी आपको आईटीसी 04 में देनी पड़ेगी, जो कि आपका क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है। प्रिंसिपल को आईटीसी 04 में इसकी जानकारी देना पड़ेगी। अब एक कंडीशन हो, लास्ट कंडीशन, थोड़ी सी अलग कंडीशन है, वो समझ लेते हैं। अपन ये मान रहे हैं कि जो मैंने इसके पहले वाली कंडीशन देखी थी कि जॉब वर्कर ने गुड्स को टाइम पीरियड पे नहीं लौटाया, टाइम पीरियड के बाद लौटाया। यदि जॉब वर्कर टाइम पीरियड के बाद माल लौटाता है तो जॉब वर्कर को टैक्स पे करना पड़ेगा यदि वो रजिस्टर्ड है तो, और यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल को उस गुड्स के रिसीव पे आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। बस यही था जॉब वर्क के बारे में पूरा कंक्लूजन। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।